नमस्ते भारत। महाराष्ट्र के साथ साथ थोड़ी सी वेस्ट बंगाल की बात भी कर ली जाए, जहां पर 4 चरणों की वोटिंग ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है, लेकिन 5वां चरण आते आते ऐसा लग रहा है जैसे ममता दीदी पूर्णतया बौखला गई हैं। अभी तो 8 चरण में वहां पर वोटिंग होनी है, लेकिन 5वें चरण में पहुंचते ही दीदी ने पूरी तरीके से आपा खो दिया है। दीदी अपने आपे से बाहर है और साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल करके तीसरी बार भी सत्ता में वापसी करना चाहती हैं। चाहे फिर वो जनता के विरोध में जाता हो, चाहे वो कोई भी गलत और इलीगल कार्य हो, चाहे वो किसी के नुकसान की बात हो, लेकिन दीदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दीदी को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए, दीदी को मुख्यमंत्री बनना है और दीदी को सत्ता चाहिए। तो टीएमसी और दीदी का मूल मंत्र सिर्फ ये है कि कुछ भी करो पर सत्ता पर कब्जा बना करके रखो। आप सब लोगों ने देखा कि किस प्रकार से दीदी ने जो उनकी टूटी टांग पर चोट लगी, उसको किस प्रकार से एक साजिश बना करके बीजेपी के ऊपर मरने की कोशिश करी। वो तो अच्छी बात थी कि जो आई विटनेस थे उन्होंने सच्चाई बता दी, बहुत सारी फुटेज निकल करके आ गई, तो सारी चीजें सामने निकल करके आ गई। उसके बाद दीदी ने चंडी पाठ करने शुरू कर दिए। वो ममता बनर्जी दीदी जो सनातन धर्म को देख करके ही 4-4 फीट जमीन से ऊपर कूदने लग जाती हैं। जय श्री राम का जयकारा सुनते ही दीदी को न जाने क्या हो जाता है। वो चंडी पाठ करने लगी, दीदी ने अपना गोत्र बता दिया, हर जगह दीदी खड़े होकर के बोलने लगी अमी शांडिल्य, अमी शांडिल्य, अमी शांडिल्य। और उसके बाद जब ये सारी चीजें नहीं चली, दीदी के ये हथकंडे नहीं चले, तुष्टिकरण की हदें पार करने के लिए दीदी उतर आई, तो उसके बाद दीदी ने हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड भी खेल डाला। आप सब लोगों को याद होगा कि 8 अप्रैल को हुगली में दीदी ने जिस प्रकार के भाषण दिए, उसमें वो साफ तौर से मुस्लिम वोटर से बात करती हुई सुनाई दे रही थी और बोल रही थी कि आप लोगों को विभाजित नहीं होना है, बंटना नहीं है। मैं वो शब्दावली इस्तेमाल नहीं करना चाहती, बेसिकली कह रही थी कि सारे जो मुस्लिम्स हैं वो इकट्ठे रहो और सिर्फ मुझे वोट दो, वरना आप लोगों का आने वाले समय में बहुत गलत होगा अगर किसी और को वोट दोगे। इस तरीके की जो भड़काऊ भाषण है, तुष्टिकरण के भाषण है, तुष्टिकरण की राजनीति है, जाति और धर्म के आधार पर जिस प्रकार की बयानबाजी और भाषणबाजी की जा रही थी ममता दीदी के द्वारा, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ने दीदी पर 24 आवर्स का बैन लगा दिया। यानी कि दीदी को चुनाव में 24 घंटे तक किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं रखनी पड़ेगी। इस बात के लिए दीदी के ऊपर ये 24 आवर्स का बैन इंपोज कर दिया। दीदी ये देखते ही और ये बैन अपने सर पर आते ही पूरी तरीके से बिफर गई, पगला गई। दीदी ने डिसाइड कर लिया कि मैं चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ धरना दूंगी। और उसके बाद दीदी म्यो रोड पर गांधी जी की जो मूर्ति है उसके सामने जाकर के बैठ गई अपनी व्हील चेयर पर। न तो कोई झंडा था, ऑब्वियसली नहीं था, और ना ही दीदी के साथ कोई टीएमसी का कार्यकर्ता या नेता था। दीदी अकेले जाकर के जम करके बैठ गई अपनी व्हील चेयर लेकर के कुर्सी पर और वहां पर पेंटिंग बनाने लगी। लेकिन दीदी का ये जो खेल तमाशा और ये जो नौटंकी थी, ये सिर्फ 3 घंटे के लिए चली। 3 घंटे के बाद दीदी उठ करके वहां से भाग गई। अब मुझे हंसी इस बात पर आती है कि ये चाहे टीएमसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट लिबरल वाले हो, योगेंद्र यादव हो, इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही तमाशा है। चाहे देश की सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, जनता के भी खिलाफ ये आ जाते हैं और धरना देने बैठ जाते हैं। जैसे कि सल्यूशन है सड़कों को बंद कर देना, सड़कों को जैम कर देना, धरना दे देना, लोगों को तंग करना। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री रहते हुए रेल भवन के आगे उन्होंने 26 जनवरी को धरना दिया था, वो आप लोगों को याद होगा। किस प्रकार से अभी जब किसान आंदोलन के नाम पर इतना तमाशा चल रहा था, कैसे ये भाई बहन की जो जोड़ी है प्रियंका वाड्रा गांधी और राहुल गांधी की, वो निकल गए थे अब महामहिम जी के घर की तरफ अपने लोगों को लेकर के और धरने पर बैठ गए थे। और किस प्रकार से ममता बनर्जी दीदी भी वही तमाशा कर रही हैं। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये आपस में सारे लोग सलाह करके जो इनकी ये धरना पॉलिटिक्स है, धरना राजनीति है, ये क्या अल्टीमेटली क्या प्रूव करना चाहते हैं और क्या अचीव करना चाहते हैं। मतलब धरना कर करके इन्होंने देश को बिल्कुल ऐसी कगार पर ला करके खड़ा कर दिया है कि देश बंटाधार हो चुका है। देश की जनता को धता बता दिया है। धरना से धता वाली इनकी जो ये राजनीति है, इस पर भयंकर तरीके से प्रहार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। प्रहार हम कैसे कर सकते हैं? इनको एक्सपोज करके, इनकी जो सारी ये चीजें हैं उनके बारे में बात करके। और जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है, ये मतलब इससे दुख की बात क्या हो सकती है कि आज
एक 2 बार मुख्यमंत्री रही हुई इतनी बड़ी टीएमसी की लीडर ममता दीदी आज इलेक्शन कमीशन के खिलाफ धरने पर जाकर के बैठ जाती है। कहती मैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ धरने पर बैठूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे 24 घंटे के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो जो दिलीप घोष हैं, जो भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी नोटिस भेजा है, उनसे भी कुछ प्रश्नों के जवाब मांगे हैं। राहुल सिन्हा उनके जो नेता हैं, उन पर तो 48 घंटे का बैन लगाया गया है। तो भाई अनफेयर आपको कहां पर इलेक्शन कमीशन दिखाई दे रही है? इलेक्शन कमीशन तो अपना काम कर रही है। मतलब इसका मतलब तो यह है कि दिलीप घोष और राहुल सिन्हा जी को भी बाहर आकर के धरने पर बैठ जाना चाहिए, अगर आपके हिसाब से चला जाए तो। लेकिन देश इस तरीके से नहीं चलता है। देश की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस प्रकार से किसी के दबाव में आकर के काम नहीं कर सकते हैं। और दीदी की जो ये राजनीति है, तुष्टिकरण की राजनीति और सरकारी मशीनरीज को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को अपने लिए इस्तेमाल करने की राजनीति, ये राजनीति यहाँ पर नहीं चलेगी। आफ्टर ऑल ये सारी जो चीज़ें हैं दीदी ने लेफ्ट से और कांग्रेस पार्टी से ही सीखी हैं। कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया है, ये इस बारे में मैंने आप लोगों से बहुत बार बात करी है और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका इस्तेमाल करना, और उसके बाद उनको किस प्रकार से उनको ज़मीन गिफ्ट दी गई, उनके एनजीओ को ज़मीन गिफ्ट दी गई। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों के सिस्टम में हैं और इसलिए इनको लगता है कि बस हमारी बपौती है इलेक्शन कमीशन और हमारी बात इसने सुननी चाहिए। तो अगर आप इस प्रकार की घटिया तुष्टिकरण की राजनीति करोगे, इतनी गंदी बयानबाजी करोगे, लोगों को भड़काओगे, लोगों को डराओगे, तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? चुपचाप बैठ करके तो ये सारी चीज़ें सुन नहीं सकता ना। तो फिर चाहे ये तमाम कोई से भी लोग हों, अगर इस प्रकार का तमाशा आप राजनीति के नाम पर करेंगे तो फिर आपके खिलाफ जो भी एक्शन है, जो इलेक्शन कमीशन के दायरे में आता है, वो तो लिया ही जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि दीदी को अपनी हार साफ तौर पर सामने दिखाई दे रही है। क्लब हाउस चैट की जो कहानी है वो आप सब लोगों ने सुनी थी, जिसमें प्रशांत किशोर तमाम लोगों से ये बात करते हुए सुनाई दिए, पाए गए कि वेस्ट बंगाल के अंदर ममता दीदी तो जाती हुई दिखाई दे रही हैं और मोदी जी का बहुत बोलबाला है। मोदी जी की बात लोग सुनते हैं, मोदी जी का लोग सम्मान करते हैं और मोदी जी के भाषणों से और मोदी जी को सुनने के बाद बहुत प्रभाव पड़ता है। उनका एक कल्ट है। ये कौन बोल रहा है? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कौन? जो दीदी के चुनाव को इस वक्त मैनेज कर रहे हैं वहां पर बैठ करके, जिन्होंने अपेरेंटली बहुत मोटी रकम और बहुत मोटी फीस टीएमसी से और ममता बनर्जी से उनको चुनाव जितवाने के लिए ली है। अगर वही व्यक्ति बाहर आकर के उनके चुनाव के हारने की घोषणा कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली दीदी बौखलाएगी, ऑब्वियसली दीदी को परेशानी होगी। लेकिन बौखलाहट का ये मतलब नहीं होता है कि आप सड़कों पर उतर जाएं, सड़कों पर तमाशा करें, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ धरने पर बैठ जाएं और उसके बाद अराजकता फैलाएं। मुझे बहुत ही सिमिलैरिटी, मैंने पहले भी बोला है कि महाराष्ट्र के में और वेस्ट बंगाल के अंदर दिखाई देती है। एक तरफ धरना चल रहा है, एक तरफ धाराएं लग रही हैं और हर जगह दोनों ही प्रदेशों में इस वक्त जो राजनीति है वो है अपने फायदे की और जनता के नुकसान की। लेकिन इस तरीके से ममता दीदी चुनाव नहीं जीतने वाली हैं। दीदी का सुपड़ा डेफिनेटली साफ होने वाला है। दीदी को ये समझना चाहिए कि नेता का मतलब ये नहीं होता है कि आप जनता के विरोध में जाएं, आप केंद्र सरकार का विरोध करें, इंस्टीट्यूशंस का विरोध करें, लोगों को गाली दें, लोगों के खिलाफ खड़े हो जाएं, तुष्टिकरण की राजनीति करें, झूठ बोलें। नहीं, ये सब नहीं है। आप अपनी मेहनत कीजिए, ईमानदारी से अपना कार्य कीजिए, जनता के साथ खड़े रहिए। जनता आपको 3 बार क्या 100 बार जिताएगी। जो जनता के लिए काम करेगा वही जनता उसी के साथ जाकर के खड़ी होगी। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और आप सब लोगों से वही निवेदन कि अपने जितने भी विचार हैं कमेंट्स के माध्यम तक मुझ तक पहुँचाइएगा। एंड टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।